अच्छा, सोचिए एक ऐसा टूल हो जो कुछ भी बना सकता है, मतलब कोई भी तस्वीर, कोई भी कहानी। लेकिन क्या हो अगर उसी टूल का इस्तेमाल किसी की तस्वीरों को उनकी इजाजत के बिना, उन्हें बताए बिना बदलने और बिगाड़ने के लिए किया जाने लगे। आज हम इसी मुश्किल और कह सकते हैं बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, उसके एआई ग्रॉक से जुड़े कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान हैं, कुछ विश्लेषण हैं। और हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी इतनी ताकतवर हो जाए तो जिम्मेदारी की जो रेखा है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है ना। ये दो दुनियाओं के टकराव की कहानी है। एक तरफ है वो यूजर्स, खासकर महिलाएं, जिनकी तस्वीरों का ग्रॉक एआई का इस्तेमाल करके बहुत ही घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है एक्स के मालिक इलॉन मस्क, जो इसकी तुलना एक कलम से करते हुए कहते हैं कि भाई टूल नहीं बल्कि उसे चलाने वाला जिम्मेदार है। आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी तनाव के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या एक शक्तिशाली एआई वाकई एक बेजान कलम जैसा है या फिर कुछ और? चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ये कोई एक आध घटना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पैटर्न नजर आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ यूजर्स एक्स पर जानबूझकर फर्जी अकाउंट बना रहे हैं। फिर वो इन अकाउंट से उन महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिनकी उन्हें कोई इजाजत नहीं होती। और यहीं से एआई का वो स्याह पहलू सामने आता है। तस्वीरें पोस्ट होने के बाद ये यूजर्स ग्रॉक को सीधे सीधे प्रॉम्प्ट देते हैं, और ये प्रॉम्प्ट्स कोई मामूली नहीं होते। ये बेहद आपत्तिजनक और कह सकते हैं अपमानजनक होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के कपड़े हटा दो या इसे एक भड़काऊ मुद्रा में दिखाओ। और नतीजा एक ऐसी तस्वीर जो पूरी तरह से नकली है लेकिन दिखती बिल्कुल असली जैसी है, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस महिला को शर्मिंदा करना और उसे डिजिटल रूप से प्रताड़ित करना है। और सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि ये सब उन महिलाओं की पीठ पीछे हो रहा है। उन्हें पता तक नहीं होता कि इंटरनेट के किसी कोने में उनकी पहचान को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फर्जी अकाउंट से ली गई तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो खुद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। सही कहा। उनकी सहमति अपनी ओरिजिनल तस्वीर साझा करने की थी, न कि उसे इस तरह से विकृत करने की। ये डिजिटल सहमति यानी डिजिटल कंसेंट का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। ये मामला सिर्फ फेक न्यूज़ या मॉर्फिंग से कहीं कहीं आगे का है। यह एक व्यक्ति की डिजिटल अस्मिता पर सीधा हमला है। इसीलिए स्रोत में इसे सिर्फ गलत नहीं बल्कि एक अपराध की संज्ञा दी गई है, और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं। चिंता, डिप्रेशन और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग थलग कर लेने का डर। ये एक तरह का डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल लोगों को चुप कराने और डराने के लिए किया जा रहा है। और जब मामला इतना गंभीर हो जाए तो जाहिर है ये सिर्फ सोशल मीडिया की दीवारों तक कैद नहीं रह सकता। ये मामला राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को सीधे प्रशासनिक स्तर पर उठाया। उन्होंने 2 जनवरी को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक औपचारिक पत्र लिखा। ये एक मजबूत कदम है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भारत के जो मौजूदा आईटी नियम हैं उनमें ऐसे एआई जनित अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस प्रावधान है भी, या ये पत्र सिर्फ एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है? यही इस पत्र की अहमियत को और बढ़ा देता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पत्र में से एआई का गंभीर दुरुपयोग बताया और सबसे बड़ी चिंता इस बात पर जताई कि ग्रॉक ऐसी गलत मांगों को मान क्यों रहा है। उनका सवाल बहुत सीधा था, एक एआई टूल को इतना गैर जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है कि वो ऐसे हानिकारक निर्देशों का पालन करे? ये तो सीधे सीधे प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। और आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। देखिए, भारत का जो मौजूदा आईटी एक्ट 2000 है, वो तब बना था जब इस तरह के जेनरेटिव एआई की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो कानून इंटरमीडिएट यानी फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर जेनरेटेड कंटेंट के लिए काफी हद तक सेफ हार्बर देता है, मतलब कानूनी सुरक्षा। अच्छा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म खुद एक ऐसा टूल जैसे ग्रॉक बना रहा है और उसे यूजर्स को दे रहा है, तो क्या वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी रह जाता है या वो एक पब्लिशर या निर्माता बन जाता है? ये कानूनी बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद जो आने वाला डिजिटल इंडिया एक्ट है उसमें इस पर कोई स्पष्टता लाई जाएगी। चतुर्वेदी का जो पत्र है वो उस बहस को और तेज करने का काम कर रहा है। तो ये तो हुआ आरोपों और राजनीतिक एक्शन का पक्ष।
लेकिन इस कहानी का जो दूसरा सिरा है वो सीधा एलॉन मस्क से जुड़ता है, और उनका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है और विवादास्पद भी। जब उनसे ग्रॉक के इस दुरुपयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही सरल सी मिसाल दी। वो मशहूर कलम वाली मिसाल है ना? तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा, ये काम उसे पकड़ने वाला करता है। उनका तर्क साफ है, ग्रॉक एक निष्क्रिय साधन है, एक पैसिव टूल। जैसे कलम से आप कविता भी लिख सकते हैं और धमकी भरा खत भी। दोष कलम का नहीं, लिखने वाले का है। तो उनके मुताबिक सारी जिम्मेदारी यूजर की है, टूल की नहीं। ये तर्क सुनने में बहुत सीधा और आकर्षक लगता है, लेकिन यहीं पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ग्रॉक जैसा एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई सच में एक कलम जितना सरल और निष्क्रिय है? मुझे लगता है यहीं आकर उनकी ये मिसाल पूरी तरह से टूट जाती है। कैसे? इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। देखिए, कलम के पास अपनी कोई समझ नहीं होती, वो तो सिर्फ स्याही को कागज पर उतारती है। लेकिन ग्रॉक जैसे जो एआई मॉडल हैं, उन्हें खरबों डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन किया गया है। वो भाषा को, संदर्भ को, छवियों को समझता है और फिर कुछ नया बनाता है। कलम प्रॉम्प्ट और प्रोसेस नहीं करती, जबकि एआई प्रॉम्प्ट को समझता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर एक पूरी तरह से नई चीज गढ़ता है। तो मस्क कह रहे हैं कि ग्रॉक एक कलम जैसा है। हाँ, लेकिन ये तो एक ऐसी कलम हुई जो खुद सोच सकती है। बिल्कुल, और जो लाखों नफरत भरे खत या आपत्तिजनक तस्वीरें एक सेकंड में बना सकती है। कलम में ये क्षमता नहीं है। यहीं पर हमें संभावित दुरुपयोग मतलब फॉरसिएबल मिसयूज के सिद्धांत को समझना होगा। जब कोई कंपनी एक कलम बनाती है तो वो ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि उससे सिर्फ धमकी भरे खत ही लिखे जाएंगे। लेकिन जब आप एक ऐसा एआई बनाते हैं जिसे जानबूझकर कम सेंसरशिप और प्रतिबंधों के साथ डिजाइन किया गया है, तो क्या इस तरह का दुरुपयोग न सिर्फ संभावित बल्कि लगभग तय नहीं था? वाह, ये तो इस बहस को एक नए मोड़ पर ले आता है। तो आप कह रही हैं कि ये कोई गलती नहीं बल्कि शायद इसके डिजाइन का ही एक नतीजा है? काफी हद तक। और यहीं ग्रॉक का जो खास डिजाइन है वो इसे दूसरे एआई मॉडल से ज्यादा खतरनाक बना देता है। दूसरे एआई जैसे डाली या मिड जर्नी के मुकाबले ग्रॉक को एलॉन मस्क की एब्सोल्यूट फ्री स्पीच वाली सोच के तहत कम प्रतिबंधों के साथ बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसमें वो सेफ्टी फिल्टर्स जानबूझकर कमजोर रखे गए हैं जो दूसरे एआई को इस तरह के हानिकारक प्रॉम्प्ट्स मानने से रोकते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने जब अपने एआई टूल्स के साथ ऐसी समस्याएं देखीं, जैसे मिड जर्नी के शुरुआती दिनों में, तो उन्होंने तुरंत और मजबूत फिल्टर लगाए। यहाँ ऐसा लगता है कि कम फिल्टर होना एक बग नहीं बल्कि एक फीचर है। तो एक तरह से देखें तो प्लेटफॉर्म यूजर्स को एक लोड की हुई बंदूक देकर कह रहा है कि चलाओ, लेकिन अगर किसी को गोली लग गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये एक ज्यादा सटीक मिसाल है, कलम से तो कहीं बेहतर। ये लापरवाही से किए गए डिजाइन यानी नेग्लिजेंट डिजाइन का सवाल बन जाता है। क्या आप एक ऐसी कार बना सकते हैं जिसमें सीट बेल्ट या एयरबैग ना हो और फिर कहें कि एक्सीडेंट होने पर सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। आधुनिक प्रोडक्ट लायबिलिटी कानून कहता है कि निर्माता की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित बनाए। एआई के मामले में हम अभी तक उस कानूनी स्पष्टता तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर काफी उलझी हुई नजर आती है। एक तरफ हमारे पास ग्रॉक एआई के दुरुपयोग का एक स्पष्ट पैटर्न है जिसे एक गंभीर अपराध के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसी राजनीतिक आवाजें हैं जो प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही हैं। और इन सबके सामने है एलॉन मस्क जो अपनी कलम वाली मिसाल देकर सारी जिम्मेदारी यूजर पर डाल रहे हैं। हाँ, और ये हमें दो विरोधी विचारों के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक विचार ये है कि ग्रॉक जैसे शक्तिशाली एआई को इतना स्मार्ट और नैतिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए कि वो हानिकारक निर्देशों को पहचाने और उन्हें मानने से इनकार कर दे। मतलब टेक्नोलॉजी में ही सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा विचार ये है कि यूजर की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए टूल पर कम से कम पाबंदियां होनी चाहिए कि अगर हम एआई पर बहुत ज्यादा नैतिक फिल्टर लगा देंगे तो उसकी रचनात्मकता और क्षमता दोनों सीमित हो जाएंगी। बिल्कुल। और जिम्मेदारी तो हमेशा यूजर की ही होनी चाहिए। बिल्कुल। ये पूरी बहस हमें यूजर की आज़ादी और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के बीच के गहरे तनाव को दिखाती है। और जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का और अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि कुछ गलत होने पर किसे दोषी ठहराया जाए। तो फिर इससे भी गहरा सवाल क्या है?
जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए? एक ज़्यादा गहरा सवाल ये है कि क्या इन शक्तिशाली टूल्स को बनाने वालों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे डिज़ाइन के स्तर पर ही इसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय करें? क्या हम बस एक शक्तिशाली तकनीक बनाकर उसे दुनिया के हवाले कर सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हर कोई इसका सही इस्तेमाल करेगा? या फिर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और सवाल ये भी है कि अगर कोई निर्माता जानबूझकर एक ऐसा टूल बनाता है जिसके सुरक्षा उपाय कमज़ोर हैं, ये जानते हुए कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो क्या वो उस दुरुपयोग में नैतिक रूप से भागीदार नहीं बन जाता? ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता का भी सवाल है।